दोस्तों, आज हम एड्स जो कि एक जानलेवा बीमारी है इसके बारे में बात करेंगे। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट केस इसका 1981 में यूएसए में आया था। इस बीमारी में एक पर्सन का इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है। आगे आप देखेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे इसमें इफेक्ट होता है, हम इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन को देखेंगे। लेकिन इन सब को देखने से पहले हम पहले इस बीमारी का कॉज देखेंगे कि ये बीमारी आखिर किस चीज़ से फैलती है। एड्स फैलती है एक वायरस से जिसका नाम है HIV। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। एड्स की डिस्कवरी की बात करें तो ये फर्स्ट टाइम ल्यूक मोंटेग्नियर ने फ्रांस में डिस्कवर किया था। इसके बाद रॉबर्ट गैलो ने USA में भी डिस्कवर किया। HIV एक रेट्रोवायरस है। रेट्रो का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एक RNA से हमारे पास DNA बनता है। HIV वायरस एक सर्कुलर शेप सा है। इसके आउटर कवर को अगर हम देखें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। ग्लाइकोप्रोटीन नंबर 120 और ग्लाइकोप्रोटीन जो इसका स्टिक सा स्ट्रक्चर इसने बनाया हुआ है ये 41 नंबर ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके आउटर लेयर यानी फॉस्फोलिपिड ये इसका एनवलप बनाता है। इसके बाद इसका जो इनर सरफेस है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड, ये इसका मैट्रिक्स है। फॉस्फोलिपिड नंबर 17। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जो कैप्सिड है इसका ये फॉस्फोलिपिड 24 से बना हुआ है। और इसके अलावा अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स को देखें कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें RNA के यानी इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मौजूद है जो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। कैप्सिड के अंदर अगर हम देखें तो इसमें 3 एंजाइम्स हमारे पास दिखाई देते हैं। पहला एंजाइम इंटीग्रेज है जो कि इसको हेल्प देता है ये इंटीग्रेट करे, यानी ये जो वायरल DNA है ये होस्ट के DNA के साथ इंटीग्रेट करे, इसके अंदर चली जाए। दूसरा एंजाइम इसमें आता है प्रोटीएज। ये प्रोटीएज एंजाइम ये इस HIV वायरस को हेल्प देता है कि वो प्रोटीन में अपनी होस्ट यानी HIV की प्रोटीन बना सके। तीसरा हमारे पास आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम RNA को हेल्प देता है कि वो इसमें DNA बना सके। दोस्तों, ये था HIV का एक शॉर्ट सा डायग्राम। अब अगर हम HIV की एक्शन की बात करें कि ये हमारे सेल्स को कैसे इफेक्ट करता है तो हमारी बॉडी में 3 सेल ऐसे हैं जिनको HIV इफेक्ट करता है। पहला नंबर इसमें है मैक्रोफेज जिसको HIV की फैक्ट्री भी कहा जाता है। दूसरा नंबर है T हेल्पर सेल और तीसरा है डेंड्राइटिक सेल। दोस्तों, HIV के पास एक ऐसा रिसेप्टर मौजूद है जो इन तीनों सेल्स के पास भी मौजूद है। तो HIV यहाँ पर बाइंड कर जाता है इन सेल्स के रिसेप्टर के साथ। पहला सेल जो इसमें आता है वो है मैक्रोफेज। यहाँ पर इस डायग्राम में आप लोगों को शो हो रहा होगा कि एक मैक्रोफेज है और इसके अंदर HIV अपना रिसेप्टर बाइंड कर देता है इसके साथ। जब HIV का रिसेप्टर जिनको हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर इसके अंदर चला जाता है तो HIV अपना वायरल DNA जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि एक एंजाइम है इसके ज़रिए वायरल DNA बनाता है, मतलब इसके ज़रिए होस्ट सेल में अपनी DNA बनाता है। तो इसी तरह इस मैक्रोफेज के जीनोम जो होता है इसमें कुछ म्यूटेशंस आ जाती है। म्यूटेशंस का मतलब है इसमें चेंजेस आ जाती है और इन चेंजेस के ज़रिए ये HIV अपना RNA जो कि ये फिर DNA में चेंज कर देता है और अपने वायरल प्रोटीन्स इसमें बना देता है और इसी तरह ये और सेल्स यानी और HIV को बना देता है और फिर ये HIV बाहर जाकर यानी कि मैक्रोफेज से निकलकर और सेल्स को ये इफेक्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों, ये HIV इस मैक्रोफेज को और कुछ नहीं कहता, मतलब सिर्फ अपनी नंबरिंग इसमें बढ़ाता है और ये इसको कुछ नहीं कहता, मतलब इसको किल नहीं करता। इसके अलावा जो और HIV बन जाते हैं वो T हेल्पर सेल्स को
मतलब टी हेल्पर सेल को ये इफेक्ट कर देते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं। इसमें भी कुछ चेंजेस करके ये स्टेज जब निकलते हैं तो टी हेल्पर सेल को उसी टाइम किल कर देते हैं। तो इस डायग्राम से हमारे पास दो कंक्लूजन सामने आती है। एक ये कि मैक्रोफेज इस चीज़ में किल्ड नहीं हो जाते, मतलब मैक्रोफेज में ये सिर्फ अपनी नंबरिंग बढ़ाते हैं, और दूसरा ये कि टी हेल्पर सेल इसमें रिड्यूस हो जाते हैं। टी हेल्पर सेल की अगर आप 1 मिलीमीटर ब्लड में देके तो ये हमारे पास टी हेल्पर सेल इतना रिड्यूस हो जाता है कि ये 200 से भी कम आपको दिखाई देगा। एड्स के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इनमें आता है फीवर, यानी कि उस शख्स को फीवर होगा, लेथार्जी होगी, नौजिया होगा, वोमिटिंग होगी और हेडेक होगा। दोस्तों, जब टी हेल्पर सेल इतने ज़्यादा रिड्यूस हो जाए कि इसकी नंबरिंग 200 से भी कम हो जाए तो इस वक्त उस शख्स को फुल ब्लोन एड्स हो जाता है। और फुल ब्लोन एड्स हमारे पास किस चीज़ को डिफेक्ट कर देते हैं, ये इम्यून सिस्टम को ही ख़राब कर देते हैं। और इस वक्त अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसको कहा जाता है कि जब और डिजीज़ को हमारे पास जो होते हैं जो डेथ कॉज कर देते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करने का। नॉर्मली सारे लोग ये समझते हैं कि एड्स से डेथ कॉज होती है, लेकिन एड्स से डेथ कॉज नहीं होती। डेथ कॉज होती है तो इन बीमारियों से, जो कि टीबी है, टॉक्सोप्लाज्मा है, कैंसर भी इसमें आ जाता है, साइटोमेगेली वायरस इसमें मौजूद है, किपोसिस सार्कोमा है, और इसके अलावा कुछ और भी इन्फेक्शंस इसमें मौजूद है। इन बीमारियों से डेथ कॉज हो जाती है। अब अगर हम एड्स की ट्रांसमिशन की बात करें कि ये किस तरह फैल जाता है एक आदमी से दूसरे शख्स को, तो ये ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है यानी किसी और शख्स का ब्लड अपने ब्लड में ट्रांसफ्यूज कर देना। इस केस में अक्सर ऐसा होता है कि उस पर्सन को मालूम ही नहीं होता कि इस शख्स को एड्स है या नहीं। तो पहले इसका टेस्ट करना बहुत ज़्यादा लाजमी है कि ये मालूम हो जाए टेस्ट में कि इस पर्सन को यानी कि इस बंदे को एड्स है या नहीं। इसके बाद हमें फिर ब्लड लेना चाहिए। इसके अलावा दूसरा नंबर जो है वो नीडल्स की शेयरिंग में आ जाती है। नीडल्स और रेजर्स। नीडल्स इस तरह के जो इंट्रावेनस नीडल्स हमारे पास होती है, अक्सर लोग इंजेक्शन चेंज नहीं करते और वो इंजेक्शन जो पहले पर्सन के लिए यूज़ किया गया होता है वो आपके लिए भी यूज़ कर देते हैं। तो इसमें अगर उस शख्स को जिसके लिए पहले ये इंजेक्शन यूज़ किया गया होता है अगर उसको एड्स हो तो आपको भी ये एड्स इसके ज़रिए यानी नीडल्स के ज़रिए आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। रेजर्स के ज़रिए भी ट्रांसमिट होती है। इसके अलावा जो टैटू आर्टिस्ट होते हैं वो भी नीडल्स का ही इस्तेमाल कर देते हैं, यानी नीडल्स के ज़रिए आपका टैटू बनवाते हैं। तो अगर उस शख्स ने आपके लिए टैटू इस पहले वाले शख्स के लिए बनाया होता है और अगर उसको एड्स हो तो अगर उस नीडल पर किसी और के लिए इन्होंने टैटू बनवाया होता है तो अगर आप भी उस नीडल को यूज़ करें जिस पर उस पहले शख्स के लिए टैटू बनवाया गया होता है तो आपको भी एड्स लग जाते हैं अगर वो शख्स इन्फेक्टेड है तो। इसके अलावा मदर से जो बच्चा होता है इसके ज़रिए भी प्लेसेंटा जो कि फीमेल एक ऑर्गन है इसके ज़रिए भी फैलता है। एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट के रखने से यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट रखने से भी फैलता है। एड्स जो है मदर मिल्क से, यानी कि अगर मदर को एड्स हो और उसके मिल्क अगर बच्चे को चले जाए तो उसको भी एड्स हो जाता है। एड्स के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं एलाइसा। एलाइसा का मतलब है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। ये टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको एड्स है और अगर नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको एड्स नहीं है। इसके अलावा हम एक दूसरा टेस्ट कर देते हैं, मतलब अगर ज़रूरी तो नहीं है कि एलाइजा जो है ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आए तो हमको एड्स होगा, इसमें कुछ फॉल्स भी आ जाती है तो इसके लिए हम कन्फर्मेटरी टेस्ट कर देते हैं जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इसके अलावा एक दूसरा टेस्ट है जिसका नाम है पीसीआर। पीसीआर जो है
इस HIV के जीनोम को डिटेक्ट कर देता है, यानी जब ELISA में नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है तो फिर ये PCR यूज़ किया जाता है कि इस शख्स को एड्स है या इसको एड्स नहीं है। रेट्रोवायरल थेरेपी आर्ट में कुछ मेडिसिन आ जाती है जिसका नाम है एजिडोथाइमिडिन, AZT भी इसको बोलते हैं, ज़ाइडोविडिन ये भी इसमें आ जाती है, और दूसरा है डाइडिऑक्सी आइनोसिन। ये कुछ मेडिसिन है जो कि एड्स के इन्फेक्टेड पर्सन की ड्यूरेशन को कुछ ज़्यादा कर देते हैं, मतलब इसमें कुछ और भी इसका एज एक्सटेंड कर देता है। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक HIV कि HIV कैसे ट्रांसमिट होता है, इसकी प्रिवेंशंस क्या है, और इसके अलावा ये कैसे कॉज होता है। इसकी इस एड्स से महफूज रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जो हमारे प्रोटेक्शंस है यानी कॉन्डम्स लगाना चाहिए हमें। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, नीडल्स रेजर शेयरिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, और आपको किसी ऐसे शख्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट कायम नहीं करना चाहिए जिसको एड्स हो। मतलब पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी को एड्स है या किसी को नहीं है। Subscribe for more content.